भारत जो कि शुरू से ही राजा महाराजाओं की धरती रहा है। हर कोने में अलग अलग राजवंशों के किस्से और कहानियां भरी पड़ी हैं। आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बिहार से थे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा बिहार का इतिहास जान लेते हैं। बिहार प्राचीन काल से ही ज्ञान, संस्कृति और राजनीति का केंद्र रहा है। चाणक्य की भूमि। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ वैशाली नाम का राज हुआ करता था। फिर आया मगध साम्राज्य, जिसने अखंड भारत पर अपना परचम लहराया। मध्यकाल में बिहार पर कई राजवंशों ने राज किया, जैसे गोपाल, सेन। ये वो दौर था जब बिहार में कला, साहित्य और विज्ञान का काफी ज्यादा बोलबाला था। अब आते हैं 18वीं 19वीं सदी पे, जब बिहार में जमींदारी प्रथा का बोलबाला था। इसी दौर में दरभंगा राज का उदय हुआ। दरभंगा के महाराजा न सिर्फ अपने वैभव के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनके पास दुर्लभ रत्नों और जेवरों का एक अद्भुत संग्रह था। तो चलिए अब इसी खजाने और दरभंगा के महाराजाओं की कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। दरभंगा बिहार का एक छोटा सा शहर, जिसके बारे में आजकल शायद ही कोई ज्यादा कुछ जानता हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये शहर एक खास जगह रखता है। कभी यही दुनिया के सबसे अनमोल और शानदार जेवरों का खजाना हुआ करता था। ये खजाना था दरभंगा के महाराजाओं का, जो उस समय के सबसे अमीर और रसूखदार लोगों में से एक थे। बोला जाता है इनके पास 2400 स्क्वायर मील की जमीन थी, कई फैक्ट्री थी। 1947 के समय इनकी सालाना आमदनी लगभग 55 लाख रुपए हुआ करती थी, जो कि अब हजारों करोड़ों में होगी। ये लोग उस समय भारत के तीसरे सबसे रईस व्यक्तियों में शामिल थे। इनकी दौलत से आसपास के राजा रजवाड़े जैसे डोमियन राजघराना, टेकरी राजघराना और कूच बिहार राजघराना भी उधार लेने आता था और उधार के लिए अपने खानदानी जेवर तक गिरवी रख देते थे। और यहीं से शुरू हुआ दरभंगा के जेवरों का वो बेमिसाल कलेक्शन, जो कि एक समय में हैदराबाद के निजाम के खजाने से भी बड़ा खजाना था। इस कलेक्शन में एक से बढ़कर एक नायाब चीजें थीं, जैसे मराठा पेशवाओं का नौलखा हार, जो मोतियों, हीरों और पन्नों से बना एक बेहद कीमती हार था। इसे पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था और बाद में हर पीढ़ी ने इसमें और नगीने जड़वाए, जिससे इसकी कीमत आसमान छूने लगी। 1857 की क्रांति के बाद पेशवा नाना साहेब हार को लेकर नेपाल भाग गए, जहां इसे नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा को बेच दिया गया। माना जाता है जंग बहादुर राणा वहां के वास्तविक शासक थे और वो बाद में नेपाल पर राज भी किए, और उन्होंने वो हार काफी कम दामों में उन्हें बेचा। राणा ने इसमें से पन्ने और मणिक निकालकर इसे छोटा कर दिया। फिर उनके उत्तराधिकारियों ने इसे उन्हें बेचा जो इसकी सही कीमत चुका सकता था, और वो थे दरभंगा के महाराजा। नेपाल के राणाओं से दरभंगा के राज परिवार ने 2 और अनमोल चीजें खरीदी। एक तो 3 इंच लंबा पन्ना, जिसे नाना साहेब ने मुहर की तरह इस्तेमाल किया था, उसे शिरोमणि कहा जाता था। दूसरा था पेशवा डायमंड, एक बड़ा और बिल्कुल सफेद हीरा था, जिसे पेशवा बाजीराव ने अपने पास रखा था। महाराजा कामेश्वर सिंह इसे अपने अंगूठी के रूप में पहनते थे। दरभंगा कलेक्शन में एक और खास चीज थी, फ्रांस की आखिरी रानी मैरी एंटोइनेट का हार, जो उन्हें उनकी शादी में 1770 में पेरिस शहर ने तोहफे में दिया था। बाद में यह हार ऑस्ट्रिया के शाही परिवार के पास चला गया था। 1930 के दशक में ऑस्ट्रियन प्रिंसेस ने इसे नीलामी के लिए रखा और महाराजा कामेश्वर सिंह, जो ऐतिहासिक जेवर इकट्ठा करने के शौकीन थे, उन्होंने कुछ लाख देकर इसे खरीद लिया। दरभंगा परिवार इवन रूस के जार से भी कई खजाने खरीदता था। दरभंगा के परिवार ने इवन रूस के शाही परिवार, जिनको जार्स कहा जाता था, उनसे भी कई खजाने खरीदे थे। दरभंगा कलेक्शन में एक और नायाब चीज थी, ग्रेट मुगल एमराल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा तराशा हुआ पन्ना। इसका वजन 217 कैरेट था, लगभग 2 इंच लंबा, 1.75 इंच चौड़ा और आधा इंच मोटा था। माना जाता है ये मुगल बादशाहों के पास था, क्योंकि इस पर कुरान की कुछ आयतें खुदी थीं। ये पन्ना दरभंगा परिवार को तब मिला जब कूच बिहार के महाराजा ने इसे कर्ज के बदले गिरवी रखा और फिर कर्ज नहीं चुका पाए। मशहूर वैज्ञानिक सर सीवी रमन को रत्नों का बहुत शौक था। वो अपने लैब में ओपेल,
मूनस्टोन, एगेट, मड़िक और हीरो पर रिसर्च किया करते थे। उन्हें खासकर हीरो के गुणों का अध्ययन करना काफी पसंद था। इस काम के लिए उन्हें एक बड़े हीरे की आवश्यकता थी, तो दरभंगा के महाराजा ने उन्हें 2 दिन के लिए 140 कैरेट का एक हीरा उधार दिया था। माना जाता है ये पेशवा डायमंड ही होगा, जो असल में पेशवा बाजीराव का था और उसे दरभंगा के महाराजा अंगूठी के रूप में पहनते थे। इस कलेक्शन में और भी कई शानदार चीजें थीं, जैसे अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह का पन्ने का बना प्याला, धौलपुर के राणा का मोतियों का ताज, मुर्शिदाबाद के नवाबों के जेवर। दरभंगा महाराजाओं के पास एक बड़ी लाइब्रेरी भी थी, जिसमें संस्कृत और मैथिली की दुर्लभ किताबें और पांडुलिपियां थी। महाराजा कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे और उनके दरबार में हमेशा विद्वानों और कलाकारों का जमावड़ा रहता था। महाराजा कामेश्वर सिंह खुद भी काफी विद्वान थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी थीं, लेकिन ये सारा वैभव ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। भारत की आजादी के बाद जमींदारी प्रथा खत्म होना शुरू हो गई। दरभंगा राज की हालत भी बिगड़ने लगी। भारी टैक्स और मुकदमेबाजी ने राज परिवार को मजबूर कर दिया कि वो अपने खजाने को बेचना शुरू कर दें। कई कीमती चीजें उसी दौरान गुम हो गई, जिनका आज तक कुछ पता नहीं है। 1967 में दरभंगा कलेक्शन की सबसे बड़ी बिक्री हुई, जिसमें मैरी एंटोइनेट का हार, पेशवा डायमंड और 9 लखा हार जैसी अनमोल जेवर बॉम्बे के एक मशहूर जौहरी नानूभाई जावेरी को बेच दिए गए। यहीं से दरभंगा के खजाने का सिलसिला खत्म हुआ। आज दरभंगा राज की वो शानदार इमारतें और बगीचे अपनी पुरानी रौनक खो चुके हैं। बस कुछ इमारतें जैसे कि आनंद बाग पैलेस अब भी उस दौर की याद दिलाते हैं। शहर में अब भी उस दौरान की कुछ निशानियां मौजूद है, लेकिन उनसे जुड़ी कहानियां लोगों की यादों से धुंधली पड़ती जा रही हैं। दरभंगा की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में ऐसे कई राज छिपे हैं जिसके बारे में हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ये कहानी एक ऐसे दौर की झलक दिखाती है जब भारत में राजे राजवाड़ों का बोलबाला था और उनकी शान और शौकत की कोई सीमाएं नहीं थी। एक ऐसा दौर जो अब बस किताबों और कहानियों में ही जिंदा है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।